Hello students, this is class 9th. Welcome to this class, and today we are studying about the history. Now today we are starting the history. Beginning of the history is to be done today, and the chapter 1 is the French Revolution. Before studying about the chapter, we can understand by the history that what is history. कि history क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री इज रिलेटेड टू दैट व्हाट वाज हैपेंड इन द पास्ट. हिस्ट्री किससे रिलेटेड है? दैट व्हाट वाज हैपेंड इन द पास्ट. हिस्ट्री रिलेटेड है कि पास्ट में क्या हो रहा है. व्हाट वाज हैपेंड इन द पास्ट, दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री. अब हम बात करते हैं किसकी, कि हिस्ट्री में क्या है. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो भी पास्ट में हुआ वो सब हिस्ट्री है, और हिस्ट्री से रिलेटेड ही हम एक बात कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जो है जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज हैविंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू इन द हिस्ट्री, because I think it is the most important revolution in our history till now. आज तक जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन हमने देखा है, या जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है जिससे पूरा जो ग्लोब है यानी पूरे जो वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया, वो जो चेंज है वो किसी की वजह से आया. यानी सबसे इम्पॉर्टेंट जो देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आए हैं. अब हम बात करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसके बारे में हम बात करते हैं. तो उससे पहले हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसा क्या हुआ, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. देखिए, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसके बारे में बात करेंगे तो ये 18th सेंचुरी के बाद आया था. सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देती हूँ कि ये जो 18th सेंचुरी है, जैसे 18th सेंचुरी कौन सी होगी? 18th सेंचुरी होगी जो 1701 से लेकर 1799 तक होगी. ये क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं. जैसे आज के टाइम जो है ये 21st सेंचुरी चल रही है, जबकि बच्चे कहते हैं मैम अभी तो 2000 ही चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो 20th सेंचुरी होनी चाहिए. लेकिन ये क्या है? 21st सेंचुरी, यानी इससे नेक्स्ट चलता है. ठीक है, अगर 1601 से 1699 तक जो चलेगा वो क्या होगा? 17th सेंचुरी होगी. ठीक है, तो ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी. तो 18th सेंचुरी जो है, 18th सेंचुरी के बाद ये स्टार्ट हुआ, यानी कि 1701 से 1799. इसके बाद जो इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो बेस है वो स्टार्ट हुआ था. हम बात करते हैं कि जो 18th सेंचुरी है, इस 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा गया. और इसका जो प्रभाव देखा गया वो प्रभाव सभी, जैसे कि इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इंडस्ट्रीज पे ही आया या फिर लोगों पे ही आया या एग्रीकल्चर पे आया, हर टाइप के लोगों पर इसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने के लिए मिला. और ऐसा इफ़ेक्ट देखने के लिए मिला जिस पर आज भी उस चीज़ को सभी क्या कर सकते हैं, उसको भूल नहीं सकते, या फिर उसका इफ़ेक्ट जो है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो रेनेसेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि सबसे ज़्यादा रेनेसेंस इन यूरोप के अंदर रेनेसेंस आना. रेनेसेंस का मतलब है यहाँ पर यूरोप के अंदर पुनर्जागरण होना, यानी लोग जो वहाँ के बिल्कुल क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे वहाँ के रूलर्स से परेशान हो गए थे, वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो भी रूलर्स थे, वहाँ रूलर्स के जो सिस्टम थे, वहाँ के जो लॉज थे, रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उन सब से परेशान हो गए थे. उन लोगों में, यानी कि जो अब अपने कुछ भी करने की या फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, ये सारी चीज़ें भूल चुके थे और इन सब चीज़ों की उम्मीद भी छोड़ चुके थे. उस यूरोप में रेनेसेंस आया, यानी उस यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, यानी लोगों को जागने का मौका मिला, लोग जागे और अपने लिए उन्होंने कुछ करने का सोचा. ये सब इम्पैक्ट था किसका? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जहाँ पर इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ कि उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो मीन्स डबल टू फोर्थ टाइम
4th टाइम तक उसमें जो डेवलपमेंट है यानी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होने लगा। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट है पूरी इकोनॉमी पर। अब बात करते हैं एंशिएंट रिजाइम एंड इट्स क्राइसिस की। एंशिएंट रिजाइम यानी प्राचीन जो क्षेत्राधिकार था, प्राचीन जो राज्य था, वहाँ का जो प्रशासन था, और उसमें क्राइसिस यानी उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या क्या आई थी। उन प्रॉब्लम्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं एंशिएंट रिजाइम के बारे में। एंशिएंट रिजाइम जो है, एंशिएंट रिजाइम में हम पढ़ेंगे कि एंशिएंट रिजाइम किसे कहते हैं। एंशिएंट रिजाइम, यहाँ पर एंशिएंट रिजाइम से मतलब है ओल्ड रिजाइम से, यानी कि ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन से। एंशिएंट रिजाइम से यहाँ पर मतलब है ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी पुराना जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुराना जो प्रशासन था वो कैसा था। और वो पुराना प्रशासन हम कहाँ से लेते हैं, 1789 से पहले, यानी कि बिफोर 1789, 1789 से पहले का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, ओल्ड रिजाइम के नाम से जाना जाएगा। तो उस समय लोगों की क्या कंडीशन थी एंशिएंट रिजाइम में, लोग क्या फील कर रहे थे, वहाँ पे किस टाइप के लोग रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। वहाँ पर जो लोग थे एंशिएंट रिजाइम में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड बीन बिल्डिंग फॉर मैनी ईयर्स। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देखिए रिवॉल्यूशन जो है वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जो अचानक से किसी एक दिन किसी ने कुछ कह दिया और बहुत सारे लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा फियर में जो थे वो एकदम से भड़क गए, रिनेसेंस आया और वही रिवॉल्यूशन कर दिया। रिवॉल्यूशन जैसी जो चीज़ें हैं वो एक दिन में या एक साल में या 2 साल में नहीं होती। रिवॉल्यूशन जो है, जैसे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये काफ़ी सालों से बन रहा था, मेड फॉर फ्रॉम मैनी ईयर्स, बहुत सालों से बन रहा था। जैसे कि हम इंडिया के रिवॉल्यूशन की बात करें, इंडिया में भी तो रिवॉल्यूशन हुए थे, इंडिया में भी तो क्रांति हुई थी। कैसे हुई? तो क्या वो क्रांति एक ही दिन के आक्रोश का नतीजा था क्या? क्या उस जो भी क्रांति हुई थी 1857 में, जो रिवॉल्यूशन लिया हमने, जो मूवमेंट किए, क्या वो सारे के सारे जो मूवमेंट थे वो एक ही दिन में हमें जो प्रॉब्लम्स आई उन्हीं सब के निष्कर्ष थे, उन्हीं सब का कंक्लूजन था? नहीं, हमने बहुत साल सहन किया। यानी कि 1757 के बाद जब हमारे कंट्री पर किसका रूल हो गया था, ब्रिटिशर्स का रूल हो गया था, उसके बाद से लेकर जो हमारा फर्स्ट मेन जो रिवॉल्यूशन हुआ, फर्स्ट जो मूवमेंट हुआ वो 1857 में हुआ, यानी कि 100 ईयर्स के बाद। यानी मेनली जो स्टार्टिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी जहाँ से जब लोगों ने धीरे धीरे परेशान होना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में लोगों ने सहन किया, हो सकता है कि थोड़े चेंजेस आ जाएं, कुछ हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए, लेकिन फिर भी उसमें जब इम्प्रूवमेंट कोई भी नहीं आए तब लोगों ने सोचा कि नहीं अब तो करना होगा। और जो रिवॉल्यूशन है, जब लोगों के माइंड में आया कि नहीं अब हमें करना है, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है अगर हमें करना है तो फिर उसकी तैयारियां हुई, तैयारियों में भी बहुत टाइम लगा। तो इसी तरीके से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो एक दिन की या एक साल की या एक महीने की जो मेहनत है या फिर आक्रोश है, फियर है, वो नहीं थी। बहुत सालों का डर, बहुत सालों का आक्रोश, बहुत सालों का लोगों का गुस्सा, एंगर, उनकी रिबेल लेने की, विद्रोह करने की भावना, ये रिवेंज लेने की भावना जो थी, ये बहुत सालों की थी। तो ये अचानक से सब कुछ नहीं हुआ था। अब वो क्या था, वो डर क्या था, क्या नहीं था, वो देखते हैं। अब बात करते हैं हम पीजेंट कंडीशंस की, कि उस समय जो पीजेंट की जो कंडीशन थी वो कैसी थी। देखिए पीजेंट की कंडीशन जो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले, नो डाउट की जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर उनकी कंडीशन बहुत अच्छी होती तो कोई नीड नहीं थी। अगर उनकी कंडीशन, यहाँ कंडीशन उनकी बहुत बैड थी, इफ द कंडीशन इज गुड, अगर उनकी कंडीशन कैसी होती, बहुत अच्छी होती, तो क्या उन्हें कोई नीड थी? देन नो नीड टू रिवॉल्यूट, उन्हें रिवॉल्ट करने की कोई नीड होती ही नहीं।
वहाँ पर उनकी कंडीशन ख़राब थी, तो उन्होंने सोचा कि वही डू और डाई वाली कंडीशन उनकी हो चुकी थी कि अब या तो करना है या मरना है, क्योंकि मरना तो वैसे भी है, क्योंकि वैसे ही इतने ज़्यादा टैक्सेस वगैरह उनके ऊपर लगा दिए जाते थे। उन्हें प्रॉपरली उन्हें लिव यानी उनका जो लिविंग थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी, क्योंकि उनके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस को अप्लाई कर दिया गया था, बहुत ज़्यादा टैक्सेस को अप्लाई कर दिया गया था कि उनकी जो लाइफ है वो जीना ही उनको मुश्किल हो गया था। इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे। उनका जो हाउस टैक्स है वो आपका स्टडी टैक्स, एजुकेशन टैक्स और लिविंग टैक्स, मतलब बहुत सारे उनके जो टैक्सेस थे, ऑल द थिंग्स आर बी टैक्सेबल। जितनी भी थिंग्स थी, जो भी एक्टिविटीज़ थी, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह, सब कुछ क्या थी, टैक्सेबल थी, यानी सभी पर टैक्स लगा दिए गए थे। और जो टैक्सेस थे वो भी बहुत ज़्यादा हाई थे, तो लोग जो थे इससे बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। अब जब लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो इतनी कंडीशन ख़राब होने के बाद ही लोगों ने क्या सोचा कि नहीं, अब तो हमें क्या चाहिए, इससे छुटकारा चाहिए। अब इतने ज़्यादा टैक्सेस होने के बाद, टैक्सेस बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिए गए, इतने ज़्यादा टैक्सेस उन्होंने लगाए, एक डीप इम्पैक्ट पड़ा। और जितने भी जो टैक्सेस जो थे वो किस वजह से इतने ज़्यादा किए गए, टैक्सेस किए गए थे हाई बिकॉज ऑफ वॉर्स, बिकॉज ऑफ वॉर्स। यानी जितने भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उससे पहले ये जो फ्रांस के जितने भी रूलर्स थे, इन सभी ने जो 1756 से लेकर 1763, देखिए 1756 से लेकर 1763 के बीच में जो भी सेंट्रल कंट्रीज थी, और इन सभी कंट्रीज के बीच में 1756 से लेकर 1763 में बहुत ज़्यादा वॉर्स हुए, यानी कंटिन्यू वॉर्स हुए। तो इन वॉर्स में इतना पैसा खर्च हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया इन लोगों ने पैसा, एक्सपेंड द मनी वेरी मच, बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने एक्सपेंड किया। और जब वो मनी इन्होंने इतनी ज़्यादा एक्सपेंड की, तो उस एक्सपेंड मनी को वो किससे लेंगे, तो फिर क्या हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गए। और क्राइसिस होने की वजह से, वॉर में इतना ज़्यादा होने की वजह से, जो लुइस 15-16 थे, लुइस 14, लुइस 15, लुइस 14 और 15 ने लोगों पर क्या लगाए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस, क्योंकि इन लोगों को वॉर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वॉर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और फिर खुद बहुत ज़्यादा आराम पसंद थे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लग्जरी के आदी थे। तो इन जो दोनों जो रूलर्स थे, इन्होंने वॉर्स में जाने की वजह से, यानी वॉर्स में पैसा लगाने की वजह से लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए, क्योंकि इससे फिर जो गवर्नमेंट है उसके पास तो एक ही ऑप्शन बचेगा कि ठीक है, आप पीपल ऑफ द कंट्री पे क्या लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दीजिए, तो आपके पास सारा पैसा वापस से वसूल हो जाएगा। तो ये लुइस 14-15 ने ये वॉर्स की जो कंडीशन है इसको ध्यान में रखा नहीं कि इसमें हमारा कितना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना जो पैसा है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन्होंने लगा दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इसके कारण क्या थे, कुछ कारण तो आपको बिल्कुल आ ही गए होंगे समझ में कि इसमें क्या क्या रीजंस थे इसके होने के। कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देखिए जितना भी जो चैप्टर है आपकी बुक में, मैं पॉइंट वाइज पढ़ा रही हूँ, बीच बीच में से जो भी है, लाइन टू लाइन तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वीडियो देखना है। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू रीड द पेजेस, आपको अपने चैप्टर के पेजेस पढ़ने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन यू कैन आस्क टू मी, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो, कुछ भी नहीं आ रहा हो तो। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कॉजेज क्या क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉज था क्या, इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि इकोनॉमी में क्या आना, अनस्टेबिलिटी आना। इकोनॉमी में क्या आ जाना, अनस्टेबिलिटी आ जाना। अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में अस्थिरता आ जाना, और इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चलने लगी। और अप एंड डाउन का मतलब बहुत ज़्यादा डाउन में चली गई इकोनॉमी। और वो इकोनॉमी जो है वो डाउन में क्यों चली गई, क्योंकि वॉर की वजह से। क्योंकि वॉर में जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया गया, तो जितना भी जो मनी थी, जितनी भी मनी थी इन द कंट्री, all the money which is in the country
विच इज एक्सपेंड टू द वॉर्स, उस सारी मनी को किस में लगा दिया गया, वॉर्स में लगा दिया गया, वॉर में यूज कर लिया गया। अब जब उस सारी मनी को वॉर में यूज कर लिया गया तो अब जो कंट्री है उसकी कंडीशन कैसी होने लगी, खराब होने लगी। कंट्री जो है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई। जब कंट्री की कंडीशन वर्स होने लगी, खराब होने लगी, तो जो यहाँ के जो इकोनॉमिस्ट थे या फिर जो फाइनेंशियल मैनेजर्स थे, उन फाइनेंशियल मैनेजर्स ने क्या किया, एडवाइस किया। जो भी फाइनेंशियल मैनेजर्स थे उन सभी ने ये एडवाइस किया कि क्या किया जाए, जो कंट्री है यानी पीपल जो है कंट्री के, पीपल्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के जो भी पीपल हैं उन पे क्या लगा दो, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दो। उन पर क्या लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए। और टैक्सेस भी कैसे लगाएं, बहुत ज़्यादा हैवी, एक्सेसिव टैक्स। टैक्सेस भी इन्होंने कैसे लगाए, एक्सेसिव, यानी बहुत ज़्यादा इन्होंने टैक्सेस लगाए। एक्सेसिव टैक्सेस जब इन्होंने लगाए तो रिवॉल्यूशन से पहले लोग जो थे वो पहले, यानी लोग तो रिवॉल्यूशन से पहले ही, बिफोर द रिवॉल्यूशन ही उनके ऊपर, बिफोर रिवॉल्यूशन ही बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस थे उन पर। और जब ये वॉर की वजह से जब कंट्री की कंडीशन खराब होने लगी तो इनके ऊपर और ज़्यादा हैवियर टैक्सेस और लगा दिए गए, और ज़्यादा हैवियर टैक्सेस लगा दिए गए। हैवियर टैक्सेस लगाने से मतलब जब ज़्यादा हैवियर टैक्सेस लगा दिए गए तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब उन्हें प्रॉपर जो फूड मिलता था वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जो था वो कैसा था, अनरीजनेबल। सिस्टम ऑफ टैक्सेस जो था वो कैसा था, अनरीजनेबल था, यानी अनजस्ट था, अन्यायपूर्ण था, अनजस्ट। सिस्टम वॉज टैक्सेबल because in this taxes system the common people are having the most heavy taxes। जो कॉमन पीपल थे उनके पास बहुत ज़्यादा टैक्सेस उनके ऊपर अप्लाई किए गए थे, जबकि कॉमन पीपल के पास इतना पैसा नहीं था, फिर भी वहाँ उनके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई किए गए। और जो अच्छे जो पीपल थे, यानी रिच पीपल जो थे, जो क्लर्जी पीपल थे, नोबल पीपल थे, उनके ऊपर जो टैक्सेस सिस्टम था वो इतना नहीं लगाया गया। तो जो सिस्टम ऑफ टैक्सेस है वो भी कैसा था, अनजस्ट था। इससे कॉमन पीपल जो है, स्पेशली फार्मर्स, ये क्या हो गए, इनकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो गई, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन इनकी हो गई, लोग भूखे मरने लगे। अब इनके बाद जैसे कुछ चर्च फादर वगैरह, अपर क्लास, जैसे अपर क्लास है, इनकी कंडीशन तो बहुत ख़राब हो गई। जैसे अपर क्लास जो थे, जिसमें चर्च के फादर, इनके पास इनकम बहुत थी, इनके ऊपर टैक्सेस जो थे वो बहुत लो टैक्सेस थे। नोबल पीपल, लैंडलॉर्ड्स, इनके ऊपर भी टैक्सेस लो टैक्सेस ही थे, यानी इतने ज़्यादा लो टैक्सेस थे अपर क्लास के में तब भी। और इनके पास जो इनकम थी, इन लोगों की जो इनकम थी वो तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनका इनकम इज हायर देन द कॉमन पीपल। इनकम इज हायर देन द कॉमन पीपल, बट द टैक्सेस आर लोअर देन द कॉमन पीपल। जिनकी इनकम हायर थी उनके ऊपर तो टैक्स कम लगाए गए, और जिनकी इनकम लोअर थी उनके ऊपर टैक्सेस हायर लगाए गए, यानी कि इनका जो टैक्स सिस्टम था वो बहुत ही अनजस्ट सिस्टम था। गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इनके जो टैक्सेस थे तो वो हर चीज़ पर इन्होंने टैक्सेस अप्लाई किए हुए थे। एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, स्टारवेशन और भूखे मरने लगे लोग जब बहुत ज़्यादा मैसिव हो गया टैक्सेस का जो बर्डन है, और एक्सपेंडिचर जो था गवर्नमेंट का, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो अभी भी किस पर चलता रहा, वॉर्स पर।
क्योंकि गवर्नमेंट का ध्यान अभी भी किस पर था, सिर्फ युद्ध करने पर, सिर्फ वॉर पे था। जो अभी वॉर्स चल रहे थे सिर्फ उन पर ध्यान था गवर्नमेंट का ध्यान उन पर था, वॉर्स पर, या फिर एक्स्ट्रा वेजेस जो रूलर्स थे, यानी कि जिन्हें अपने जो पब्लिक है उसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं था, पब्लिक की वो कोई केयर नहीं करते थे, इन सब चीज़ों का इनको बिल्कुल भी केयर नहीं था। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो उनका जो रीज़न है वो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे लोग परेशान हुए, और लोगों के परेशान होने की वजह यही छोटी छोटी सी चीज़ें थी। एक्सपेंडिचर जो था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया यूजलेस वॉर और एक्स्ट्रावेगेंस पर, जिसमें हर इन डिमांड जो थी मनी की जो भी डिमांड आ रही थी, गवर्नमेंट की कंडीशन ये थी कि गवर्नमेंट की जितनी भी डिमांड्स थी, गवर्नमेंट की जितनी भी डिमांड्स थी मनी, यानी गवर्नमेंट को जैसे ही जितनी मनी की ज़रूरत होती वो क्या कर देती, न्यू टैक्सेस अप्लाई कर देते, नए टैक्सेस अप्लाई कर देते। और जब वो नए टैक्सेस अप्लाई कर देते तो उन्हें किसको भरना पड़ता, पब्लिक को भरना पड़ता। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी किनके साथ, हमारे पर्सन्स के साथ ये था। अब हम बात करते हैं किसकी, जैसे इनको लैंड टैक्स देना पड़ता था, रोड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, हाउस टैक्स, ये सारे टैक्सेस इनको देने पड़ते थे। तो ये क्या थे, ये सारे टैक्सेस इनको देने पड़ते थे, और ये सभी टैक्सेस जो हैं वो अप्लाई किए जाते थे किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों, जैसे ही उन्हें कोई नई डिमांड होती थी पैसों की तो वो क्या करते थे, एक नया टैक्स लगा दिया करते थे। जैसे ही नया टैक्स लगाया और ज़्यादा पैसा उनके पास आ जाता था। तो लोगों की कंडीशन ये हो गई थी कि लोग जो थे वो स्टारवेशन से भूखे मरने लगे थे, लोग जो हैं वो स्टारवेशन से भूखे मरने लगे थे, और स्टारवेशन से लोग भूखे मरने लगे थे, ह्यूमिलिटेशन से, इतना शोषण से। अगर लोगों के पास क्या नहीं होते थे, पैसे नहीं होते तो उनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती थी, ज़मीनों में जो भी प्रोडक्शन होता था उन्हें खुद ही की जो लैंड थी उन्हीं पर उन लोगों को एज ए लेबर उन्हें काम करना पड़ता था। एज ए लेबर जब वो काम करते थे तो उनके ऊपर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अप्लाई होती थी, और उनको कोई पैसा भी नहीं दिया जाता था। ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो फ्रांस है उसमें रिवॉल्यूशन हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल डिस्पैरिटी, जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक रीज़न है। सोशल डिस्पैरिटी का मतलब है कि सोशली इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखा गया था, यानी सोशली बहुत डिफरेंस रखा गया था, यानी वही भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से we will study in the next video. You have to study about the causes, Louis 16 and estate के बारे में जो है आपका वो आपको कल बताएंगे, कल वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है, स्टडी करना है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं। आज सारे के सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इस चैप्टर के जो लास्ट चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स उसके नोट्स सेंड करेंगे। I want to see that how many students are doing my work. Okay, thank you, have a nice day.